नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, जीके जीएस के रामबाण का सीरीज का ये 38वां लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारे लेक्चर पढ़िए, एक एक करके देखिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए, क्योंकि हम इसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करते हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम इसको टीसीएस स्पेशल रखने की कोशिश करते हैं। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास भी किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 556 है और किस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो CGPDTM पेटेंट एग्जामिनर 30 सितंबर 2018 को एग्ज़ाम हुए थे, उसमें पूछे गए थे कि निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है, यानी कि फर्टिलाइज़र जो है कंटेन हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन। तो देखिए, यूरिया इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, यूरिया में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है तो 46.6% होता है। तो आपने देखा होगा जो यूरिया होता है तो इसमें जो है करीब 47% लिखा होता है, लेकिन एग्जैक्ट जो है 46.6% होता है। इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, यूरिया के बारे में थोड़ा सा आप लोग जानिए कि 1828 में जर्मन केमिस्ट थे ओहलर। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, वोहलर के नाम से थे, जर्मन रसायन शास्त्री थे। 1828 में प्रयोगशाला में जो है अमोनियम साइनेट से यूरिया तैयार किया था। किससे? तो अमोनियम साइनेट से तैयार किया था। और यह अकार्बनिक पदार्थों से कृत्रिम रूप से संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक था। इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि आर्टिफिशियली जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यहाँ पर जो है बनाया गया था लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, तो यूरिया था। और उसका फार्मूला होता है CONH2। ध्यान रखिएगा, CONH2 का होल 2 होता है और इसका इस तरह से लिखा जाता है। तो इस तरह से इसका फार्मूला CONH2 का होल 2 होता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इसका फार्मूला भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि अवतल दर्पण पर बड़ी संख्या में पतली काली पट्टियां पेंट कर दी जाए, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि किस पे, तो अवतल दर्पण पे। अवतल दर्पण पे क्या करना है, बड़ी संख्या में पतली काली पट्टियां जो है पेंट कर दी जाए तो दूर स्थित सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब किस प्रकार होगा। तो अगर दूर स्थित क्या है, कैसा है, तो सफ़ेद घोड़ा है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो हल्का सफ़ेद घोड़ा जैसा ही बनेगा। ध्यान रखिएगा, तो डीमर वाइट हॉर्स ही बनेगा। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण पर बड़ी संख्या में जो पतली काली पट्टियां अगर पेंट कर दी जाए तो दूर स्थित सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब हल्का सफ़ेद घोड़ा जैसा ही बनेगा, यानी कि डीमर वाइट हॉर्स जैसा ही बनेगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आग्नेय चट्टान नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आग्नेय चट्टान जो है कौन कौन से हैं और किस प्रकार बनते हैं। तो देखिए, जब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मैग्मा के ठंडा हो जाने पर जो पदार्थ बनते हैं, ध्यान रखिएगा, मैग्मा के ठंडा होने पर, यानी कि जो अंदर देखिए रहती है, यानी कि ज़मीन के नीचे तो लावा होती है। तो यहाँ पर जब भूकंप आते हैं तो यहाँ पर जो अंदर से जो पदार्थ निकलते हैं तो अंदर जो तब तक रहती है तब तक लावा, लेकिन उसके बाद पृथ्वी पे आते हैं तो मैग्मा। जब वो ठंडा हो जाती है तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको इग्नियस रॉक जो है बनते हैं, तो उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा, ग्रेनाइट है, गैब्रो यानी कि काला पत्थर है, और बेसाल्ट है। ये तीन जो है आपको ध्यान रखिएगा कि आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है। तो क्या है, तीन आग्नेय चट्टान का बेहतरीन एग्जाम्पल है, ग्रेनाइट, काला पत्थर यानी कि गैब्रो और बेसाल्ट। जबकि यहाँ पर सेल, जिसको नीस बोलते हैं, ये आपको मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। ध्यान रखिएगा, रूपांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है नीस, जिसको हिंदी में सेल बोलते हैं। तो इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली आपको तीन तरह के चट्टान मिलते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, और यहाँ पर आपको रूपांतरित चट्टान। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा कि बीच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुला इज अ पार्ट गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड का यहाँ पर पार्ट जो है कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रख लेना है कि अरबियन जो है प्रायद्वीप यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। तो अरबियन प्रायद्वीप इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैप में हम दिखाते हैं। तो देखिए, गोंडवाना, जिसे गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है,
प्राचीन जो है महाद्वीपीय, जिसमें वर्तमान में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अरब, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल है। यानी कि भारत भी जो है क्या है, गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कौन कौन से शामिल है। तो देखिए दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका, उसके बाद देखिए अरबियन पेनिनसुला, अफ्रीका भी है, मेडागास्कर भी है, इंडिया भी है, अंटार्कटिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए बाकी के जो यहाँ पर है कामचटका पेनिनसुला, तो कामचटका पेनिनसुला ये रसिया है, उसके इस पार्ट को जो है कामचटका पेनिनसुला जो है बोला जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो रसिया का यहाँ पर कामचटका पेनिनसुला है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिग बैंग थ्योरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्या है, तो बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग जो थ्योरी है वो दोस्तों किससे संबंधित है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ध्यान रखिएगा कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से संबंधित है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन विच डेट वाज द अर्थ नियरेस्ट टू द सन इन द ईयर 2000, यानी कि किस तिथि को सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट थी, कब, तो वर्ष 2000 में। अब देखिए आप प्रश्न पूछेंगे कि हम 2000 के किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट आई थी, तो हम कैसे याद रख पाएंगे। तो दोस्तों दो कॉन्सेप्ट है, पेरिहिलियन और अपहेलियन का। पेरिहिलियन मतलब क्या होता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के नज़दीक होगी, और अपहेलियन में क्या होगी कि पृथ्वी जो है सूर्य के जो है यहाँ पर आपको दूर होगी। तो जनवरी के महीने के आसपास जो है पेरिहिलियन होती है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जनवरी के आसपास जो है एक है, तो 3 जनवरी यहाँ पर नज़दीक होगी यानी कि पेरिहिलियन में होगी। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा, 3 जनवरी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए जब जुलाई में अपहेलियन होती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि जब यहाँ पर अपहेलियन होती है तो यहाँ पर जो है देखिए 150 मिलियन जो है किलोमीटर जो है दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। लेकिन जब अपहेलियन होती है तो 152 हो जाती है, और यहाँ पर जो पेरिहिलियन होती है तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि यहाँ पर क्या होता है 147 जो है मिलियन किलोमीटर के हो जाती है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अपहेलियन में 152.1 मिलियन किलोमीटर हो जाती है, और पेरिहिलियन में क्या होता है 147.1 मिलियन किलोमीटर हो जाती है। तो ये जनवरी के महीने के आसपास होती है पेरिहिलियन, और अपहेलियन होती है जुलाई के आसपास। तो इस तरह से थोड़ा सा दो कॉन्सेप्ट आपको जरूर ध्यान रख लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्विस कटक किस महासागर में स्थित है। तो यहाँ पर ध्यान रख लेना है कि एक जो है कौन सा ओशियन में वाल्विस रिज यानी कि वाल्विस कटक जो है पाया जाता है। तो दोस्तों ये पाया जाता है आपको साउथ अटलांटिक ओशियन में। तो करेक्ट उत्तर इसका जो है ध्यान रखिएगा सी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि दक्षिण अटलांटिक महासागर में वाल्विस रिज यानी कि वाल्विस कटक जो है पाया जाता है। तो इस तरह से जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैप में यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको वाल्विस रिज जो है देखने को मिल रहा है। तो ये साउथ अटलांटिक ओशियन में जो है स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट जो है हॉर्स लैटिट्यूड, यानी कि कौन सा कथन असत्य है। असत्य किसके कथन में, तो अस अक्षांश के बारे में। तो देखिए यानी कि हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में यानी कि अस अक्षांश के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि सत्य जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रख लेना है कि एट दिस लैटिट्यूड द एयर प्रेशर इज़ कंपेरेटिवली हाई। तो कंपेरेटिवली हाई होता है क्या, तो जी हाँ, यानी कि इन अक्षांशों पर क्या होता है वायु दाब तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। उसके बाद देखिए स्काई इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम द क्लाउड। तो यहाँ पर बादल से यहाँ पर यानी कि मेघ रहित होता है, यानी कि बादल से रहित होता है आकाश। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए दिस लैटिट्यूड और फाउंड फ्रॉम द 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो इस तरह से अगर हम बात कर लेते हैं कि जैसे ये आपको पृथ्वी है, ये आपको इक्वेटर हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपको 30 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री साउथ हो गया। तो इसे 30 से 35 के बीच में जो है यहाँ पर पाई जाती है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है आपको हॉर्स लैटिट्यूड जो है पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो देज लैटिट्यूड वेयर कंसिडर टू द सेफ फॉर द सी जर्नी ऑफ द हॉर्स, तो ये गलत है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा, एक गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो ये एक यानी कि ए बी और सी यहाँ पर सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू होराइजन स्पेस क्राफ्ट जो है किसके जो है यहाँ पर चारों ओर घूम रहा है। तो प्लूटो के चारों ओर घूम रहा है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्लूटो जो है यहाँ पर ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौने ग्रह है, इसके चारों ओर जो है न्यू होराइजन स्पेस क्राफ्ट जो है घूम रहा है, जो कि किसका है, तो नासा का है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि नासा का है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यात्री को बाहरी अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखेगा। तो अंतरिक्ष यात्री है, उसको बाहरी अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखेगा। तो दोस्तों आकाश दिखेगा काला। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है पहली बार चंद्रमा पे कब उतरे थे। तो चंद्रमा पे कब उतरे थे, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको जुलाई 1969 में। तो ध्यान रखिएगा करेक्ट उत्तर इसका ए होगा, यानी कि जुलाई 1969 में जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है पहली बार चंद्रमा पे उतरे थे। और ये पहले जो है यहाँ पर व्यक्ति बने थे, जबकि दूसरे बने थे बज अल्ड्रिन। तो पहले जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरे जो है बज अल्ड्रिन थे। तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बारे में जानिए कि 21 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर चलने वाले पहले व्यक्ति थे। और जैसा कि मैंने बताया कि कब, तो 21 जुलाई 1969 को दूसरे व्यक्ति थे बज अल्ड्रिन। उन्होंने अपोलो 11 चंद्र मॉड्यूल से बाहर निकलकर चंद्रमा की सतह पर जो है यानी कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नामक क्षेत्र में कदम रखा। यानी कि जिस जो है जगह पर कदम रखा था उसको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है बोला जाता है। और किस मिशन के तहत जग गए थे, तो अपोलो 11 मिशन के तहत गए थे। लूनर मिशन था नासा का। तो ये अमेरिकन जो है एस्ट्रोनॉट थे, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये आपको पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूस्थैतिक उपग्रह पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। तो कौन सा ग्रह है, तो भूस्थैतिक उपग्रह, जिसको बोला जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ध्यान रखिएगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है पृथ्वी की सतह से जो है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित करवाया जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मन्नार की खाड़ी जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए मैप में देखिए, तो ये है अपना प्यारा भारत, और देखिए गल्फ ऑफ मन्नार जो कि बे ऑफ बंगाल का पार्ट है, और यहाँ पर पाक स्टेट है। तो पाक स्टेट है, पाक बे है, यहाँ पर पाक स्टेट है। तो यानी कि आपको जरूर ध्यान रख लेना है। तो गल्फ ऑफ मन्नार किन दो देशों के बीच में स्थित है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जरूर ध्यान रखना है। तो श्रीलंका के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार है, और पाक स्टेट भी इन्हीं दोनों देशों के बीच में स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं जब सूर्य किसके ऊपर होता है। तो देखिए जब पूरे जो है यहाँ पर विश्व में दिन और रात जब बराबर होते हैं, तो यहाँ पर सूर्य जो है इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर होते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा, विषुवत रेखा के ऊपर होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसको बोला जाता है पीएसबी। तो पब्लिक सेक्टर का बैंक यहाँ पर आपको कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर देखिए एचडीएफसी। तो एचडीएफसी तो आपको प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक जो है ये भी प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। उसके बाद फेडरल बैंक भी आपको प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, जबकि इंडियन बैंक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये पीएसबी है, यानी कि पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। अब देखिए भारत में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे 12 जो बैंक है वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, जैसे कि देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, केनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब नेशनल है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, यूनियन बैंक है, यूको बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो इस तरह से 12 बैंक है जो कि पीएसबी यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और देखिए वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।